कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये लेक्चर बेस्ड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कि किस तरह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मेटाबॉलिज्म अगर हम डिफाइन करें तो मेटाबॉलिज्म दो शब्दों कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी उपापचय को अगर हम समझें तो अपचय और उपचय कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ती हैं। तो जहां ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगी। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होंगी जो स्मॉलर से लार्जर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगी, सिंथेसिस करेंगी और उसके लिए आवश्यक हुआ तो एटीपी की एनर्जी को भी यूज करेंगी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस मेनली अगर हम देखें तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म में जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में स्टेज होती है दैट इज डाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस कि जो भी भोजन लिया जाता है उसका डाइजेशन होता है और फिर उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस इज digestion and hydrolysis जिसमें breakdown of large molecules to smaller ones so that they can enter the blood stream. Stage 2 होता है degradation जिसमें जो larger molecules हैं उनको और भी 2 और 3 carbon compounds में तोड़ा जाता है। Stage 3 is oxidation कि अब जो छोटे 2 और 3 carbon compounds बने हैं उनका सिट्रिक एसिड साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेशन हो टू प्रोवाइड एटीपी एनर्जी। तो जो एनर्जी हमारी कोशिकाएं संग्रहित करती हैं वो एटीपी के रूप में है। तो इन तीनों स्टेजेस से गुजरते हुए डाइजेशन से स्टार्ट होकर और ऑक्सीडेशन तक वो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं और वहां ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। इस डायग्राम से हम ये तीनों स्टेजेस समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो भी भोजन लिया गया है चाहे वो प्रोटीन हुआ, पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट हुए या लिपिड्स हुए वो डाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा तोड़े जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। फिर वो डिग्रेडेशन के लिए सेल में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कि यहाँ जैसे पॉलीसैकेराइड्स में हम देखते हैं कि डाइजेशन होने के बाद सेल में सिंपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के रूप में जाते हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के रूप में, लिपिड्स जो हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के रूप में कोशिकाओं में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली अगर हम फोकस करें तो ग्लाइकोलाइसिस होगा जिससे कि पाइरूवेट का निर्माण होगा। पाइरूवेट दूसरे सोर्सेस अमीनो एसिड से, ग्लिसरॉल से भी आ सकता है यहाँ ट्रांसअमीनेशन से। पाइरूवेट का कन्वर्जन फर्दर ऑक्सीडेशन थर्ड स्टेप कि जहां CO2 और H2O में इनका ऑक्सीडेशन हो और ATP का निर्माण हो। तो ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है चाहे फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो या एसिटाइल कोए का सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री हो, ये सभी प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं और ये जनरेट करते हैं सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहीं पर NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होता है और ये पुनः अवेलेबल होते हैं साइकिल्स में रिड्यूस होने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स या उनसे मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स से बने हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर्स दोनों इंक्लूड होती हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल शुगर्स के एग्जाम्पल हैं और स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये सभी कॉम्प्लेक्स शुगर्स के एग्जाम्पल हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स को हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं जो कि मल्टीपल मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स यानी सिंगल मॉलिक्यूल से मिलके एक बड़ी श्रृंखला जब बनती है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं और सिंगल यूनिट या इकाई को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जनरली एनर्जी रिजर्व की तरह से काम करती है जैसे प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में ग्लाइकोजन, या फिर
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में भी वो पाई जाती है, जैसे इंसेक्ट्स में जो काइटिन पाया जाता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, और प्लांट्स में जैसे सेल्यूलोज पाया जाता है। डाइजेशन के समय जो स्टेज 1 है मेटाबॉलिज्म की, डाइजेशन के समय इन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है इनटू सिंपल सॉल्युबल शुगर्स, क्योंकि आमाशय और आंत्र में पाचन के बाद जब अवशोषण हो रहा है तो simple molecules can be easily transported across the intestinal wall or then into the circulatory system to be transported throughout the body. शरीर की सभी कोशिकाओं को एनर्जी के लिए इन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, तो पाचन अवशोषण जब हो उस समय ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इजीली सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ, की जैसे ही हमने कोई भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त लिया तो जब वो हमारी मुख गुहा में है तभी सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, वो स्टार्चेस पे या स्टार्च पे एक्ट करना शुरू होता है और मोनोसैकेराइड्स में उनको कन्वर्ट करता है, जो कि लेटर ऑन एपिथेलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। एक बार जो एब्जॉर्ब मोनोसैकेराइड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टिश्यूज तक, उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स वंस व्हेन रीच द सेल, तो सेल अपना फर्दर प्रोसेस शुरू करता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जैसे सबसे पहले जो ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो तोड़ा जाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, यानी पायरुवेट में तोड़ा जाता है। ये जो प्रोसेस है इट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, और इस 6 कार्बन को जब 3-3 कार्बन के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो एटीपी का निर्माण होता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये होगा कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। उसके पश्चात पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, रिलीजिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। इसी के बाद क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है वो फॉलो करेगी, जहां CO2 रिलीज होगी, एटीपी यहाँ पर निर्मित होंगे। क्रेब्स साइकिल के बाद इन सभी में जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए हैं फ्रॉम ग्लूकोज, पायरुवेट एंड एसिटाइल कोए, वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये पूरा एक ग्रुप है या चेन है रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं इन तीनों स्टेप्स में, वो इन द फॉर्म ऑफ NADH या FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू रीऑक्सीडाइज होते हैं, और यहाँ उन रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो पानी है, जहां ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन्स मिलके और H2O का निर्माण करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस जैसे जैसे प्रोसीड करती हैं एटीपी के फॉर्मेशन यहाँ पर होते हैं, और जो NADH और FADH2 है वो पुनः ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में अवेलेबल होते हैं टू एंटर these reactions and being reduced. कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मेन जो मेजर पाथवेज हैं वो हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। माइनर पाथवेज में पेंटोज शंट है, यूरोनिक एसिड पाथवे है। एनाबॉलिक जो फेट है, एनाबॉलिक फेट में जहां सिंथेसिस आ रहा है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मोनोसैकेराइड सिंथेसिस, लैक्टोज सिंथेसिस, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन सिंथेसिस। तो ऑक्सीडेटिव फेट में ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल आर द मेजर पाथवेज, एंड एनाबॉलिक फेट में चाहे ग्लाइकोजन का निर्माण हो, ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी यदि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकोज का निर्माण होता है कि ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कि प्रोटीन या लिपिड्स के कंपाउंड से यदि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, चाहे क्रेब्स साइकिल का, सिट्रिक एसिड साइकिल में, जहां पर भी, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ऐसे ही मोनोसैकेराइड का सिंथेसिस, लैक्टोज का सिंथेसिस एंड दीज ऑल दीज थ्री आर इंक्लूडेड इन द एनाबॉलिक फेट। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक मेजर पाथवे है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, और ये पाथवे पाया जाता है सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। इससे जो रिलेटेड एंजाइम्स हैं वो सभी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन साइटोसोल में होता है और इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये एक यूनिक पाथवे है। किस वजह से? because it can function aerobically as well as anaerobically. एरोबिकली और एनएरोबिकली दोनों तरह से ये पाथवे फंक्शन कर सकता है और ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और माइटोकॉन्ड्रिया यदि उपस्थित है तो ये एरोबिकली रन करेगा, और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है या कम है या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो इट वुड फंक्शन एनएरोबिकली। तो ग्लाइकोलाइसिस को इसलिए हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक और एनएरोबिक के जो इसके यूनिकनेस है ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स अगर हैं तो ऐसे केस में, क्योंकि ग्लूकोज एक मेजर फ्यूल है कोशिकाओं के लिए, तो इट हेल्प्स द टिश्यूज टू सर्वाइव in the presence और absence of oxygen. Example skeletal muscles, जो हमारी पेशियां हैं उनमें जब ऑक्सीजन की कमी हो तब ये एनएरोबिकली भी वहां पर फंक्शन करके और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसी तरह से आरबीसी जो हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो टोटली कंप्लीटली रिलायंट हैं ग्लूकोज पे अपने मेटाबॉलिक फ्यूल के लिए, और उसको वो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से ही मेटाबोलाइज करती हैं। तो जो आरबीसीज हैं, जो रेगुलर हमारे ब्लड में सेल्स हैं जिनको एनर्जी चाहिए, जिनको फ्यूल चाहिए, वो ग्लूकोज को यूज करते हैं एज ए फ्यूल और उससे ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हैं, एक तरह से कैस्केड है रिएक्शंस का, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं अल्टीमेटली इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या फिर लैक्टेट। जैसे हमने एरोबिक और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस देखा है, तो जो फेट लास्ट जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो डिपेंड करेगा कि वेदर द पाथवे गोज थ्रू एरोबिक और एनएरोबिक। तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो या तो पायरुवेट होगा या लैक्टेट होगा, जिनका एम होगा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड अदर इंटरमीडिएट्स। की ये जो रिएक्शंस रन कर रही हैं, कैस्केड है रिएक्शंस का, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ में एटीपी प्रोड्यूस करेंगे फॉर एनर्जी। इनमें कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के लिए आवश्यक हुआ तो इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। मेटाबॉलिक पाथवे है और यूज करता है ग्लूकोज, जो कि डाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड को ये यूज करता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इट डिग्रेड्स दिस 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ टर्म्स जो हम देखेंगे,
वन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी SLP, और दूसरी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोनों में अंतर क्या है? फॉस्फोराइलेशन वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहां किसी भी मॉलिक्यूल पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप into an organic molecule is known as phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम जनरली पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ATP का निर्माण होता है जिसके द्वारा। तो जब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बनेंगे, फॉस्फोराइलेशन होगा ADP का इनटू ATP, और ये कपल्ड होगा यानी ये जुड़ा हुआ होगा with transfer of electrons from reduced coenzymes. reduced coenzymes जो NADH और FADH2 के फॉर्म में हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये पूरा संचालित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? ADP से ATP का निर्माण, बट which is coupled with transfer of electrons to molecular oxygen forming H2O, और ये सारा जो प्रोसेस है it is operated through the electron transport system in the mitochondria. This is oxidative phosphorylation. हमने पिछले डायग्राम में भी रिडॉक्स रिएक्शंस देखी थी कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो वो रिएक्शंस के थ्रू यदि ADP से ATP बन रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल यानी जहां सबस्ट्रेट्स या रिएक्शंस हो रही हैं उस समय यदि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP, यहां भी निर्माण ADP से ATP का हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी ADP से ATP हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल में ADP से ATP या GDP से GTP हो रहा है, बट इट इज कपल्ड टू हाई एनर्जी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट हैं उसकी क्लीवेज से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वहां से वो ADP से ATP का निर्माण या GDP से GTP का निर्माण, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के लेवल पर हो रहा है, इट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने देखा इट कैन ओनली रन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्योंकि ये सिस्टम पाया जाता है तो ये वहीं पर होगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इट कैन अकर इन साइटोसोल और इन माइटोकॉन्ड्रिया। Thank you.